हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा 1 मार्च को जो एमपी सेट का एग्जाम था, अब वो भी ओवर हो चुका है। आप सभी सेट की एग्जाम से फ्री हो चुके होंगे। ठीक है, आई होप सभी का पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। तो जिन लोगों का सेट बहुत अच्छा गया है और जिन लोगों का सेट पहले से क्वालिफाई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जो कि होने वाली है 30 अगस्त को हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होने वाली है। तो आपको पता है कि सेट की तरह ही हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अपना क्रैश कोर्स क्या है, लॉन्च कर दिया है। कब से हमने लॉन्च कर दिया है, जिसके ऊपर हम बहुत सारा काम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस बार हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है वो ऐसा हम कह सकते हैं कि मे बी इट्स लास्ट, बिकॉज 3 साल से लगातार आ रहा है, आप भी जानते हैं। तो ये थर्ड टाइम है जब कंटिन्यूअसली हमारा क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो रही है। साथ ही साथ इस बार एक मेजर चेंज है, वो है नेगेटिव मार्किंग। अगर +4 है तो -1 भी है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में होने वाली है नेगेटिव मार्किंग। तो हमें जो है हमारी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छा बनाना होगा। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जुड़ना है मेहरा क्लासेस से। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, सिलेबस जो है एमपी सेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की 10 यूनिट है तो कम से कम 5 यूनिट, 5 या 4 से 5 यूनिट जो है सेट वाली ही है। और अगर ढंग से देखा जाए सिलेबस तो कम से कम 50% सिलेबस हमारा सेट का ही रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर में। बट चेंज कहाँ आता है, एक तो रिमेनिंग जो 50% सिलेबस है उसमें चेंज आता है, क्योंकि इसमें एमएससी और बीएससी के टॉपिक्स होते हैं। जैसे वेक्टर कैलकुलस हो गया हमारा, एनालिटिक जियोमेट्री हो गया, फिर मास्टर्स का हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस आ जाता है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी आ जाता है, स्टैटिक्स आ जाता है ना, वो वाला। ये 50% सिलेबस और ये जो 50% मैच सिलेबस है उसमें भी अब हमारा जो है कॉन्सेप्ट, मतलब पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। अब हमसे कोर कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, है ना, बिल्कुल थ्योरम पूछी जाती है उनके नाम से, उनकी डेफिनेशन, उनके स्टेटमेंट की जो वर्डिंग है वो पूछी जाती है। तो पूरा पैटर्न बदल जाता है। तभी तो +4 को और -1 की मार्किंग रहती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आपने सिलेबस तो पढ़ा है बट हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए एक सही प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, और उस प्रैक्टिस में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो पैटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जिसको हमने एनालिसिस किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोर्स ज्वाइन करना है ताकि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। आपको बस प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है हमारे साथ। और अगर आप थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे लेक्चर में आपको कंप्लीट असिस्टेंट प्रोफेसर की 10 यूनिट की थ्योरी प्रोवाइड होगी। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, मैं आपको कोर्स की कंप्लीट डिटेल दूंगी, साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह हम हमारी क्लासेस में पढ़ाई करते हैं। ओके, सो ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स है। ठीक है, जिसमें आपको फुल सिलेबस मिलने वाला है और एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी मिलने वाले हैं। सिलेबस की डिटेल यहाँ है तो मैं आपको एकदम अच्छे से डिटेल दे देती हूँ। कौन सा कलर विजिबल होगा इसके ऊपर, आई थिंक रेड। ओके, ठीक है, हमारा जो मेहरा क्लासेस का कोर्स है, कंप्लीट बैच है, क्या क्या मिलने वाला है, लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। आपसे मैंने अभी कहा है ना, आपको कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है। तो जो कंप्लीट थ्योरी है वो हमारी 24 वाली बैच की पूरी थ्योरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, मेहरा क्लासेस ने कम से कम 40 से ज्यादा, सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में बता रही हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट की तो आप देख सकते हैं, कम से कम 40 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर हमने क्या है 2024 वाले में हमने क्वालिफाई करे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेहरा क्लासेस से। जो रिटर्न एग्जाम थी, 40 से ज्यादा कैंडिडेट हमने क्या है जो है क्वालिफाई हुए हैं हमारी एग्जाम से। उसके साथ प्रैक्टिस सेट जो कि मैं आपको करवा रही हूँ, जिसके बारे में जो हमारा मेन टारगेट है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट। क्योंकि थ्योरी आप में से बहुत से स्टूडेंट ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो भी आपको मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स, ई बुक और 1 ईयर की वैलिडिटी है, जिसका प्राइस क्या है 3999 है ना। अभी सिर्फ 3999 इसका प्राइस है। अगर सेट का रिजल्ट आ जाता है तो मे भी इंक्रीज हो सकता है और सीट्स भी लिमिटेड है। तो आप जल्दी से क्या है इस नंबर पर कॉल करके या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन से लिंक ऐप डाउनलोड करके वहां पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। प्रैक्टिस कोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। मेन हमारा जो टारगेट है वो हमारा प्रैक्टिस कोर्स होने वाला है। इसमें हम क्या करें, क्योंकि थ्योरी 10 यूनिट की कंप्लीटेड है, पूरे के पूरे 10 यूनिट की आपको थ्योरी मिल जाएगी विद नोट्स, है ना। मैम के नोट्स हैं, नेहा मैम के।
प्रैक्टिस में हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस में जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यूअसली चल रही है। 10 में से लगभग 3 यूनिट की हम कर चुके हैं, चौथी यूनिट पर हम हैं, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमारा रियल एनालिसिस है, तो रियल एनालिसिस में हमने क्या करा है, रियल नंबर्स को अलग से थ्योरी करी है। उसके बाद हमने सेट थ्योरी करी है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज को हमने पढ़ा है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर। उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो होती है वो हमने पढ़ी है, एलसीडी। उसके बाद हमने सीक्वेंस एंड फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़े हैं, जिसमें मल्टी वेरिएबल हमने पढ़ा है, एक या दो से ज्यादा वेरिएबल में कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी को कैसे करा जाए। उसके बाद हमने जो है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन हमने पढ़ी है। फिर हमारा रीमान इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और ये सारा जो है रियल एनालिसिस को हमने इस तरह टॉपिक वाइज करा है। फर्स्टली हम हर यूनिट को इस तरह टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। हर एक टॉपिक पे मल्टीपल सेशंस हैं, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल सेशंस हैं। उसके बाद फिर टॉपिक वाइज हम करेंगे, जैसे हम पूरी यूनिट कंप्लीट होने के बाद यूनिट वाइज करने वाले हैं। यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, पूरी यूनिट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे यूनिट वाइज। जैसे यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम पूरी यूनिट का करेंगे, 2 कंप्लीट हो जाती है तो पूरी यूनिट 2 का करेंगे। और उसके बाद जब सारी यूनिट हमारी कवर हो जाएगी तो हम कंप्लीट सिलेबस के फुल लेंथ पेपर करेंगे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस के फिर हम फुल लेंथ करेंगे। तो इस तरह से हम जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम कोर्स में जाने वाले हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए। तो आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि हम कोर्स में किस तरह से पढ़ते हैं। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करने का रूल सिंपल है, सबसे पहले आपको ट्राई करना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। अगर आपका आंसर सही निकलता है तो +4, और अगर रॉन्ग है तो -1, क्योंकि इस बार से असिस्टेंट प्रोफेसर में नेगेटिव मार्किंग भी हमारे साथ रहेगी। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इफ ए इज एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स। क्वेश्चन मिक्स्ड है, यहाँ पर कुछ लीनियर एल्जेब्रा के हैं, कुछ रियल के हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट के हो सकते हैं। तो हम सारे जो है मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे जस्ट फॉर अ डेमो पर्पस। इफ ए इज एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ए क्या है? कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज क्या है? 1 है। सारी की सारी एंट्री क्या है हमारे मैट्रिक्स के अंदर? क्या है? सारी की सारी एंट्री हमारी 1 है। तो हमारी जो 0 आइगन वैल्यू बनने वाली है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होने वाली है? आइगन वैल्यू 0 की मल्टीप्लिसिटी क्या होने वाली है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में आपको फिर से समझा देती हूं। ए हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है इस तरीके से, जिसके अंदर जितनी भी एंट्री है सब 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इस तरीके से सारी की सारी एंट्री 1 है। अगर आपने मेरे साथ कोर्स में, अगर आप सेट से जुड़े हो, सेट से ही अगर मेरे साथ जुड़े हैं, तो इस मैट्रिक्स का एक बड़ा ही अच्छा नाम होता है। ठीक है, वो उस नाम से हम इसको करते हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इसकी आइगन वैल्यू, ऑब्वियसली बात है मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू जरूर निकलेगी। तो यहाँ पर पूछा है कि आइगन वैल्यू 0 एक आइगन वैल्यू इसकी बनेगी, तो उसकी एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? मतलब 0 एज आइगन वैल्यू कितनी बार आएगी? अगर n ऑर्डर की है तो 1 बार आएगी, 2 बार आएगी, 5 बार आएगी, 10 बार आएगी, कितनी बार आएगी वो हमसे पूछा गया है। ओके, तो आपको 10-15 सेकेंड का मैं समय देती हूँ, वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। यही हमारे सेशन का रूल है, ताकि आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप सिर्फ थ्योरी की तरह इसको देखेंगे प्रैक्टिस को, तो आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आप ट्राई करेंगे फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे, अगर आपका सही निकलता है तो आपको ये देखने को पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट और मेरा कॉन्सेप्ट सही था, मतलब सेम था या नहीं। अगर अलग था तो आपको 2 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और अगर आपका क्वेश्चन गलत था तो भी आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। और अपनी करी हुई गलती बहुत टाइम तक याद रहती है, इसीलिए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं इस मैट्रिक्स के बारे में आपको अच्छे से बता देती हूँ। हर क्वेश्चन के साथ हम उसका रिजल्ट करेंगे, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं जो भी रिजल्ट इस तरह से क्लाउड में या फिर स्माइली बना के लिखती हूँ, वो आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है। एक हमारी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर की सारी एंट्री
कोई भी एक नंबर हो जाती है, कोई भी एक कांस्टेंट हो जाती है। मान लीजिए क्या हो गया हमारा, कोई भी एक नंबर हो गया, जैसे यहाँ पर 1 दिया है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, जिसकी सारी एंट्री सेम हो, है ना, हालांकि n क्रॉस n की होती है, एनी ऑर्डर की हो सकती है, उस मैट्रिक्स का एक नाम होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रैंक 1 मैट्रिक्स। क्यों बोलते हैं रैंक 1 मैट्रिक्स, मैं बताती हूं आपको। ये जो मैट्रिक्स है, आप इसमें देखेंगे कि सिर्फ ये जो पहली रो है R1, सिर्फ ये ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी सारी रो क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, सिर्फ एक यही है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी सारी रो इसके ऊपर डिपेंड कर जाती हैं। तो ये जो एक ही रो है, बाकी सारी इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसकी रैंक भी कितनी होगी, 1 होगी, है ना। आई होप आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, तो आप मैट्रिक्स देखकर ही बता देंगे। अगर हम इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म से भी कन्वर्ट करते हैं तो बाकी सारी रो पहली रो की मल्टीपल है, तो यहां से इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये रैंक 1 मैट्रिक्स है। अब किसी भी मैट्रिक्स की अगर रैंक ऑर्डर से कम है, मतलब उसके पास 0 आइगन वैल्यू तो रही होगी, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब 0 आइगन वैल्यू कितनी बार रही होगी, तो देखिए इन सब के अच्छे खासे प्रूफ होते हैं, बट हम जो है प्रैक्टिस सेशन में प्रूफ नहीं करते हैं, हम सिर्फ रिजल्ट और देखने का सही तरीका करते हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए हो तो आप हमसे जो है, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप क्या है उसमें हमसे पूछ सकते हैं, सारे डाउट, सारे प्रूफ्स, सारी थ्योरम जो भी आपको चाहिए सब हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो 0 इसकी आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसकी आइगन वैल्यू कहां से निकलेगी, इसकी जो मेन आइगन वैल्यूज होने वाली है इस तरह की मैट्रिक्स की, वो होती है हमारी, एक तो ट्रेस निकल के आता है ना, ट्रेस निकल के आता है। तो ट्रेस क्या दिख रहा है आपको, सी 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 सी, कितनी बार प्लस करा है सी को, n टाइम्स। तो एक तो आइगन वैल्यू ये होती है, और बची हुई जितनी भी आइगन वैल्यू है सबकी सब क्या होती है, 0 0 0 और 0 होती है। तो इसकी आइगन वैल्यू के अगर सेट की हम बात करें तो कितनी आइगन वैल्यू मिलेगी, n आइगन वैल्यूज मिलेगी, जिसमें एक तो ट्रेस रहेगा और बाकी 0 0 0 0 0 0 रहेंगी। कितनी बार रहेगी, कुल मिला के n है, एक बार ये हो गई है तो ये कितनी बार रहेगी, n - 1 टाइम्स, n - 1 टाइम्स हमारे पास 0 एज आइगन वैल्यू आएगी। ठीक है, और एक ट्रेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मैट्रिक्स लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या है, एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स उठाई है, 2 2 2 2 2 2 और 2 2, चाहे तो आप इसको देख भी सकते हैं। अगर मैं इसकी आइगन वैल्यूज निकालना चाहूं, आइगन वैल्यूज अगर मैं निकालना चाहूं ए की, तो वो क्या निकल के आएगी हमारी, पहले तो आएगा ट्रेस, उसके बाद 3 ऑर्डर का है, मतलब 3 आइगन वैल्यू निकलनी चाहिए। एक तो ट्रेस हो गया और बची हुई 2 0 0। ट्रेस कितना है इसका, 2 2 4 2 6, 0 0, यही इसकी आइगन वैल्यू होगी। चाहे तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बिहाइंड द कॉन्सेप्ट है ना, मतलब बिहाइंड द क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब उसी जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट उसको यहीं पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो हमारी इसकी आइगन वैल्यूज क्या होने वाली है, अगर हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज की बात करें तो एक तो क्या होगा, ट्रेस होगा। ट्रेस क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1, कितनी बार प्लस करा है इसको, n बार, यानी n टाइम्स प्लस करा है, तो वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और बची हुई जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं सब की सब 0 हो जाएगी। और कितनी बार आएगी ये, n - 1 बार, है ना, n - 1 टाइम्स आएगी। तो अगर हमसे 0 की मल्टीप्लिसिटी पूछी है तो वो हो जाएगी n - 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी के +4 आए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन करते हैं हमेशा से। ओके, अच्छे से आप देख लेंगे। ये जो रिजल्ट में लिखवाती हूँ, क्योंकि लगभग अलजेब्रा की अगर हम बात करेंगे, एनालिसिस की भी बात करते हैं, तो हर एक क्वेश्चन के लिए एक रिजल्ट होता है। अब इजी हमें कौन से क्वेश्चन लगते हैं, देखिए क्वेश्चन की इजी और टफ होने का क्या होता है कॉन्सेप्ट, वो मैं बताती हूँ। जिस क्वेश्चन के पीछे का रिजल्ट थ्योरम
या क्वेश्चन या फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट हमें आता है वो हमारे लिए इजी है ना। सपोज करिए एक मैट्रिक्स दी है और मैं उसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए कहूँ तो आप कहेंगे कि मैम ये इजी है, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकालना, ये हम 12th से पढ़ते आते हैं। 12th से ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, शायद फर्स्ट ईयर से पढ़ते आते हैं ना, तो वो हमारे टिप्स पे होता है ना। इसलिए हमें क्या होता है कि वो रिजल्ट हमें इतने अच्छे से आता है कि हमको वो क्वेश्चन जो है इजी लगता है। लेकिन अगर मैं वहीं से पूछूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कि एक सर्टेन फंक्शन दिया है, उसकी सिंगुलरिटी दी है, उसके टाइप्स बताइए, तो हम उससे अभी अभी जुड़े हैं और वो हमें उतना टिप्स पे नहीं है, इसलिए हमें वो टफ लगने लग जाता है। तो हमें क्या करना है, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि रिजल्ट हमें टिप्स पे हो, तभी हमें आने वाले क्वेश्चन इजी लगेंगे और हम अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। क्योंकि जब एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी ना, तो आपको सही आंसर टिक करने में भी आपके हाथ कांपेंगे कि करूं या नहीं करूं। तो उसके लिए हमें क्या है, रिजल्ट अच्छे से याद होने चाहिए। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, उसके क्या सॉल्यूशन होने वाले हैं वो पूछा है हमसे। सिस्टम हम पहले बना लेते हैं, 4x + 2y = 7, 2x + y = 6। ये हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है। तो अब हमें इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ax = b के फॉर्मेट में लिखते हैं, जहां से हम a निकालते हैं और आपको दिख रहा है कि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, तो हमें a ऑगमेंटेड b निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं a निकालूं तो यहाँ x के कोफिशिएंट 4 और 2 और यहाँ y के कोफिशिएंट 2 और 1। a ऑगमेंटेड b निकालूं अगर मैं 4 2 2 1 और फिर ये ऑगमेंटेड 7 6। अब ये जो a ऑगमेंटेड b आया है, इसके ऊपर ही हमारा पूरा सिस्टम डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है इधर देखेंगे। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस लग रहा है तो सॉरी फॉर दैट, है ना, सिंस हम घर में रहते हैं तो नॉइस तो होगा ही सही। अगर a ऑगमेंटेड b है और हमारा सिस्टम क्या है, ऑगमेंटेड से आपको पता चल रहा है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इसके पास क्या केस होते हैं, इसके पास होते हैं 3 केस। जहां होमोजीनियस आएगा फिर मैं वहां उसके रिजल्ट भी बताऊंगी। पहला ये है कि अगर मेरा a ऑगमेंटेड b जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है उसकी रैंक और अगर a की रैंक आपस में बराबर आ जाती है, और किसके बराबर आती है, जितना मेरा ऑर्डर है या जितने मेरे अननोन्स है ना, जितने मेरे क्या है अननोन्स, जैसे XYZ उनको अननोन्स बोला जाता है, तो जितने मेरे अननोन्स हैं उसके बराबर अगर इन दोनों की रैंक आ जाती है तो सिस्टम के पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम के पास होता है और इसे कंसिस्टेंट कहा जाता है। हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। ये फर्स्ट केस होता है अगर हमारे a ऑगमेंटेड b और a की रैंक किसके बराबर आ जाए, n के बराबर आ जाए। लेकिन अगर वही a ऑगमेंटेड b और a की रैंक बराबर तो आए लेकिन वो क्या हो, n से छोटी आए। मान लीजिए हमारे पास x y z 3 अननोन है और हमारी रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई, मतलब 3 से तो छोटी आई है। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन वो कैसा होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे निकल के आएंगे। और कंसिस्टेंट, इस कंडीशन में भी हम यही कहेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो इन 2 कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं और सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। लेकिन अगर सपोज करिए कि a ऑगमेंटेड b और a की रैंक आपस में बराबर ही नहीं आई, है ना, ऐसा हुआ कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और a की रैंक बराबर ही नहीं आई, जब दोनों ही कंपेयर करने के लायक ही नहीं है तो सॉल्यूशन कैसा, उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन का केस होता है और हम बोलते हैं कि सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है ना, संगत नहीं है। सॉरी हिंदी निकल गई थोड़ी, चलिए, तो क्या है, संगत नहीं रह जाता है, इनकंसिस्टेंट हमारा निकल के आता है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अब इसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे। a ऑगमेंटेड b दिया है तो उसकी हम रैंक की बात करते हैं, कैसे, रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब आप देखिए, पहली वाली रो को तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ, हम इसको क्या करेंगे, इक्लाइन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं r1 जो है उसमें से माइनस कर दूं 2r2, क्योंकि मुझे यहाँ 0 बनाना है तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 चाहिए, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगी तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 2 1 जा 2
और 2 में से 2 जाएगा तो 0। फिर यहाँ 7 में से कितना जाएगा, 6 2 जा 12 जाएगा, तो माइनस का 5 आएगा। इसको ऑब्जर्व करिए ध्यान से, हमें क्या देखने को मिल रहा है। हमारी जो पीछे 3 कंडीशन है उनमें से कौन सी कंडीशन देखने को यहाँ पर मिल रही है, आप देखेंगे। जस्ट ऑब्जर्व इट। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है ऑब्जर्व करने पे, हमें ये पता चल रहा है कि ये जो मेरा ए, ये इतना सा तो हमारा ए है। ठीक है, और अगर इस पूरे को मिला दिया जाए तो वो ए ऑगमेंटेड बी है। तो मेरे ओ ए ऑगमेंटेड बी को देखिए ध्यान से। ओ ए ऑगमेंटेड बी का मतलब है, इस लाइन को हटा देती हूं मैं। अब आपको इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है ना, तो इसकी रैंक तो कितनी है, 2 है। लेकिन अगर मैं ये लाइन खींच दूं और ये मेरा ए है इतना इतना, तो मुझे ए की रैंक कितनी दिख रही है, ए की रैंक 1 दिख रही है। मतलब मुझे ए ऑगमेंटेड बी और ए की रैंक बराबर ही नहीं मिली, मुझे ये वाली कंडीशन मिल गई है, ए और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक बराबर ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा मेरा, इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, नो सॉल्यूशन निकल के आएगा। और ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारा चाहे होमोजीनियस सिस्टम हो, चाहे नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो, चाहे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में सॉल्यूशन की बात करें, जहां भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, चाहे सीओवी में बात करें, फंक्शनल में, है ना, जहां भी हम सॉल्यूशन की बात करें, हमारे पास 3 ही केस होते हैं। ठीक है, कौन सा केस, एक अकेला यूनिक होगा, कुछ भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट होंगे। ये जो फाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं ना, 2 होंगे, 5 होंगे, गिन सकते हैं, 15 होंगे, n नंबर होंगे, ये ऑप्शन आपको देखते ही सीधे डिस्कार्ड कर देना है। ऐसा कभी ऑप्शन हमारा किसी टाइप के सॉल्यूशन में नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे ही बना देते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको अब नहीं रहा होगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पी हमको एक मैट्रिक्स दी है 3 क्रॉस 3 की, जिसकी हमको 3 आइगन वैल्यू भी दे दी है। कौन कौन सी आइगन वैल्यू, 1 2 और 3 है। तो हमसे पूछा है कि इन्वर्टिबल और डायगोनलाइजेबल के बारे में क्या बात कर सकते हैं। वेट अ मिनट, इसको यहां रखते हैं कि हमारी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, डायगोनलाइजेबल होगी, मतलब नहीं होगी, या फिर दोनों होगी, या फिर एक होगी एक नहीं होगी, ये हमसे कुल मिला के पूछा है। तो देखिए, अगर हमारी जहां तक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात करूं मैं, वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। क्या हो, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो। तो डिटर्मिनेंट, अगर मैं डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो उसका मतलब क्या होता है, 0 आइगन वैल्यू होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट ही डिटर्मिनेंट निकल के आता है। अगर मैं आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ही मेरा डिटर्मिनेंट निकल के आता है। तो अगर यहाँ कहीं 0 होगा तो ही बदले में 0 निकल के आएगा। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 चाहिए तो आइगन वैल्यू 0 चाहिए, और अगर आइगन वैल्यू 0 नहीं है तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज है, मैं आइगन वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में ई वैल्यू लिखती हूँ और आइगन वेक्टर को ई वेक्टर, है ना। वो क्या है, 1 2 और 3 है। तो सबके सब नॉन जीरो है, सबके सब क्या है, नॉन जीरो है। तो इस कंडीशन में मेरा जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 × 2 × 3 विच इज 6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। होगी मतलब होगा, होगी, जो भी है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमारी होगी। तो ये नॉट इन्वर्टिबल भी गलत, नॉट इन्वर्टिबल भी गलत, इन्वर्टिबल तो मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात रही है डायगोनलाइजेबल की। तो देखिए, डायगोनलाइजेबल होना जो एक बड़ा ही, मतलब एक बड़ी प्रॉपर्टी है। डायगोनलाइजेबल होना इतनी छोटी मोटी बात नहीं है। डायगोनलाइजेबल होने का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए इस तरीके से कि ए को मैं सिमिलर लिख सकती हूँ पी डी पी इनवर्स में, ठीक है, जहां पर डी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में आइगन वैल्यू आती है और पी आइगन वेक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स होती है।
तो ये हमारा डायगोनलाइजेबल एक लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन कुछ कंडीशन हो जाती है, सफिशिएंट कंडीशन, जिससे हम बोल देते हैं कि मैट्रिक्स मेरी डायगोनलाइजेबल होती है। ऐसी बहुत सारी सफिशिएंट कंडीशन होती है, जिसमें से एक कंडीशन होती है कि अगर मैट्रिक्स के पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो जाए, क्या हो जाए, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो जाए, तो ये सफिशिएंट है कि मेरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। ठीक है, आए समझ में। यहाँ पर आइगन वैल्यू 1 2 3 तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल भी हो जाएगी। तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल भी होगी और डायगोनलाइजेबल भी होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। डायगोनलाइजेबल होना एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन कुछ सफिशिएंट कंडीशंस ऐसी निकल के आती हैं, जैसे कि एन एल आई आइगन वेक्टर होना, है ना, एन एल आई आइगन वेक्टर होना, उसके बाद जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसमें मोनिक फैक्टर होना, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, आइडेम्पोटेंट हो, इनवोल्यूटरी हो, और हर्मिशन हो, नीलपोटेंट हो लेकिन जीरो हो, नॉन जीरो नीलपोटेंट नहीं हो। इस तरीके से जो मैट्रिक्स की कुछ सफिशिएंट कंडीशन होती है जिससे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो जाती है। और ये सारी ही चीजें हम लीनियर अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेशन में अच्छे से कर चुके हैं, है ना। लीनियर अलजेब्रा का जो हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन था वो हमने निपटा लिया है। ठीक है, अब हम यूनिट वाइज हम थोड़ा ब्रेक लेकर करते हैं, है ना। हम पहले सारी यूनिट का टॉपिक वाइज निपटाएंगे, फिर सारी यूनिट का यूनिट वाइज करेंगे। तो लीनियर अलजेब्रा की कम से कम हमने आई थिंक 15 से 20 टॉपिक वाइज, आई डोंट नो, हमने सर्टेन टॉपिक्स में उसको डिवाइड करा है इनर प्रोडक्ट स्पेस तक, और वहां पर हर एक टॉपिक की हमने तसल्ली से प्रैक्टिस करी है, जिसमें हमने सब कुछ करा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़े रियल के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन। द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यहां से आज एक रिजल्ट आप अच्छा सा सीख के जाएंगे। आई नो आप में से बहुत सौ को पता भी होगा, क्योंकि आप में से बहुत से नेट क्वालिफाई होंगे, बहुत से पीएचडी होते हैं, बहुत से सेट होते हैं, और भी बहुत सी एग्जाम आपने कर रखी होगी। अल्टीमेट हमारा गोल फिर ये आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। इसलिए तो यहाँ पर आप लोगों की नॉलेज सिलेबस से ज्यादा ही होगी, आई नो, बट फिर भी हमें क्या है, इसका पैटर्न पकड़ना रहता है कि एग्जाम हमसे चाहती क्या है। एग्जाम हमारा नॉलेज थोड़ी, ये वाली एग्जाम अब हमारा मतलब कितना डीप स्टडी है वो चेक नहीं करना चाह रही है, क्योंकि वो हमारी एलिजिबिलिटी में चेक कर चुकी है कि हम नेट सेट क्वालिफाई है। अब ये हमसे चाह रही है कि हमारा एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है और हम कितना कोर तक जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये करने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को बैचलर्स को पढ़ाना है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो मास्टर्स के कॉलेज कम होते हैं बजाय बैचलर्स के, है ना। पीजी वाले स्टूडेंट, पीजी के कॉलेज तो कम होते हैं, यूजी के भर भर के होते हैं। तो हमें कुछ टाइम तक तो हमें अच्छे से यूजी को ही पढ़ाना है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो फिर वो देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करते हैं, है ना। क्योंकि हम यूजी के स्टूडेंट को जाते ही सीधे नेट का कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ा सकते, सिंपल सी बात है। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। फंक्शन हमसे दिया गया है x की पावर 2m, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, ये कैसा है, x स्क्वायर की पावर m है ना, या फिर x की पावर m की पावर 2 है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। मेन इसकी यही बात है, मैंने क्यों पहचाना, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही है, इवन ऑड कांस्टेंट। अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। एफ डैश ऑफ एक्स आराम से कर सकते हैं, पॉलिनोमियल है। 2m नीचे आएगा और x की पावर 2m माइनस 1 आ जाएगा। अब 2m आपको पता है एक इवन नंबर है, तो 2m माइनस 1 क्या होगा, एक ओड नंबर होगा एक ओड नंबर। अब ये तो मेरा इवन फंक्शन आया, इसको इवन और ओड चेक करना है, तो मैं इसके अंदर माइनस x रखती हूँ। 2m एज इट इज माइनस ऑफ x की पावर 2m माइनस 1। यहां से क्या होगा, आई थिंक यहाँ मेरा फेस तो नहीं आ रहा होगा, मैं पीछे लिख देती हूँ, है ना, एफ डैश एक्स। अब मेरा क्या लिखा हुआ है, 2m और माइनस x की पावर 2m माइनस 1 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, 2m एज इट इज रहने दूंगी, माइनस 1 की पावर 2m माइनस 1 अलग कर लूंगी और x की पावर 2m माइनस 1 अलग कर लूंगी, ठीक है। अब ये माइनस 1 के सिर पे एक ओड नंबर है,
-1 के सिर पे ओड नंबर है तो ये बदले में -1 आएगा, तो ये आएगा -2m x की पावर 2m - 1, जो कि मेरा -f' निकल के आएगा। यानी कि यहां से मुझे क्या पता चला है, डेरिवेटिव क्या आया है, इसका एक ओड फंक्शन निकल के आया है ना। ये डेरिवेटिव आया है इसका निकल के, और ये कांस्टेंट तो है नहीं, ये क्या है, एक ओड फंक्शन है। तो फंक्शन इवन था लेकिन उसका डेरिवेटिव क्या निकल के आया है, ओड निकल के आया है। तो यहां से एक रिजल्ट बनता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल से रिजल्ट नहीं बना रही हूँ, एक रिजल्ट है जिसको मैं जस्ट आपको जो है प्रूफ करके नहीं, सेटिस्फाई करके बता रही हूँ कि उस रिजल्ट को ये एग्जाम्पल सेटिस्फाई करता है। रिजल्ट तो पहले से बना हुआ है। रिजल्ट ये है कि डेरिवेटिव, उसको हम जनरली प्रूफ भी कर चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन, अगर मैं कोई इवन फंक्शन लेती हूं तो उसका डेरिवेटिव ओड फंक्शन निकल के आता है, ठीक है। और साथ ही साथ कॉन्वर्स भी ट्रू है, अगर मैं ओड फंक्शन लेती हूं तो उसका डेरिवेटिव इवन निकल के आता है। जैसे कि पहले तो इसका आंसर ये है, आप समझ गए होंगे, है ना, यहां पर क्लियर कर लीजिए। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूं, जैसे कि मैंने लिया साइन एक्स, एक ओड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आता है, कोस एक्स। अगर मैं कोस एक्स लेती हूँ एक इवन फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, है ना। तो इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ओड होता है, ओड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है, ये याद रखना है। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, यहां अच्छे से आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। हमें एक फंक्शन एफ एक्स दिया है इस क्लोज इंटरवल के अंदर। ये फंक्शन क्या है, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएबिलिटी का। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है। अब ये जो मुंह पलट के ब्रैकेट बैठे हैं इसको समझ लीजिए, ये नोटेशन ओपन इंटरवल की है ना। जब क्लोज इंटरवल मुंह फेर के बैठ जाते हैं तो ओपन इंटरवल बन जाते हैं, ठीक है। ये ओपन इंटरवल की नोटेशन है। तो ये ओपन इंटरवल के अंदर एक ऐसा सी लाई करेगा, उस सी की वैल्यू क्या होगी। तो इसको करने के लिए आपको लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पता होनी चाहिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलएमवीटी बोलते हैं। 3 थ्योरम का पूरा एक बंच होता है, रोल थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कोशी मीन वैल्यू थ्योरम। ये 3 थ्योरम का पूरा एक बंच होता है डिफरेंशिएबिलिटी में, जो हम पढ़ते हैं। ओके, थ्योरम क्या होती है, थ्योरम सिंपल सी होती है। मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है, मैं की पॉइंट बता रही हूँ, क्लोज इंटरवल पर होना चाहिए कंटिन्यूअस। दूसरी चीज, एफ एक्स क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर होना चाहिए डिफरेंशिएबल। क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब यहां पर एक सी एग्जिस्ट करेगा दिस ओपन इंटरवल में, सच दैट इस सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेंगे, है ना, और उनको फिर माइनस करेंगे, इसके बराबर होगा। ये लेग्रांजेस की थ्योरम कहती है। कंडीशन क्या है, क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल, तब सी एग्जिस्ट करेगा जो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये वाला कलर। तो अब यहां पर हम क्या है, यही इसी में हम सारी वैल्यू रख के हम सी निकालते हैं। फंक्शन मेरा क्या दिया है, एफ एक्स क्या दिया है, √x² - 4। अब आपको चेक नहीं करना है कि लेग्रांजेस ये मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रहे हैं नहीं, ये क्वेश्चन में पहले से दिया है, हमें तो बस ये सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए मुझे एंड पॉइंट पर एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एंड पॉइंट क्या है मेरे, 2 और 4 है। तो अगर मैं 4 पर वैल्यू निकालती हूँ, है ना, 4 पर, तो वो कितना हो जाएगा, 16 - 4, 16 - 4 विच इज √12 निकल के आएगा। और √12 क्या होता है, 2√3 होता है। और अगर मैं 2 पर वैल्यू निकालूं तो वो कितना आएगा, 2² - 4 विच इज 0 निकल के आएगा। ये सारी चीजें हमें पता चल गई है। तो अब हम यहाँ पर क्या है, लेग्रांज की थ्योरम लगाएंगे। वो क्या हो जाएगी, f4 - f2 अपॉन 4 - 2। अब हमें f' भी तो निकालना है। एफ एक्स क्या है मेरा, x² - 4 है। तो अगर मैं f' x निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, ये
2 रूट हो जाएगा पहले तो, और फिर इसका अंदर होगा 2x, तो ये दोनों कैंसिल। मुझे इसकी जगह कितना रखना है, c रखना है, तो वो कितना होगा, c अपॉन रूट c स्क्वायर माइनस 4, c अपॉन रूट c स्क्वायर माइनस 4। f की वैल्यू 4 पे कितनी आई है, 2√3, ठीक है, f की वैल्यू 4 पे आई है 2√3। f की वैल्यू 2 पे कितनी आई है, 0, 4 माइनस 2, 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा है, c √3, इसको इधर भेज देती हूँ, है ना। मैं एक दो स्टेप क्या है थोड़ी क्विक करती हूँ, क्योंकि आपको भी आदत डालनी है, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। आई थिंक 150 क्वेश्चन हमें करने रहेंगे, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में 150 150 क्वेश्चन हमें करने हैं, और टाइम हमें 3 घंटे का दिया जाएगा, है ना। 3 घंटे कहने में बड़े लगते हैं, बट मैथमेटिक्स में टाइम बहुत कम पड़ता है, जगह भी कम दी जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि जो बेबी स्टेप है, मतलब जो छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो हम अपने माइंड में कर सकते हैं, हालांकि मैं चाहूँ तो 2-3 स्टेप और स्किप कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, थोड़ा डायरेक्ट बिल्कुल, तो हमें वो करना है ना, क्योंकि हमें वो प्रैक्टिस में लाना है, टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। इसलिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी, c स्क्वायर, रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा यहाँ पे, c स्क्वायर माइनस 4, c स्क्वायर 3c स्क्वायर माइनस 12, 12 इधर, और ये आ जाएगा 2c स्क्वायर, c स्क्वायर 6 के बराबर, तो c किसके बराबर आ जाएगा, √6 के बराबर आ जाएगा। तो कुल मिला के अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि लेंदी है तो नहीं आ सकता, ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है, ये इजीली या फिर मॉडरेट की कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं लगाने पड़े। एक थ्योरम थी जिसके अंदर हमने वैल्यू रखी और हमारा आंसर निकल के आया, कितना इजी क्वेश्चन है। इस कैलकुलेशन को जो है, कैलकुलेशन से क्वेश्चन टफ या ईजी नहीं बनता है, उसके कॉन्सेप्ट से बनता है, तो ये ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी है, तो ये बिल्कुल आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी √6 हमारा निकल के आया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दी थी, उसके अंदर हमने वैल्यू रखी है। ठीक है, हम तीनों थ्योरम का एक बंच होता है जो साथ में पढ़ते हैं, रोल्स थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कोशी मीन वैल्यू थ्योरम, और इनकी अमेजिंग सी कोरोलरी भी साथ में हम पढ़ते हैं। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एलजेब्रा। हमें दो साइकिल दिए, दो परम्यूटेशन दिए, हम इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अब परम्यूटेशन कहाँ से आए हैं, ये सिमेट्रिक ग्रुप एसएन जो होता है उसके एलिमेंट हैं ये परम्यूटेशन। ये क्या होते हैं, इनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए। 1 2 4 5 मॉडर्न एलजेब्रा का क्वेश्चन है। 3 2 1 5 4। हमारे पास दो तरीके हैं, एक ही हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1 goes to 2 एंड 2 goes to 1, तो 1 और 2 का एक साइकिल बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करा हो, है ना, क्योंकि डायरेक्ट करने में मिस अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो डायरेक्ट करने में और जो हम बड़ा लिख कर करते हैं, दोनों में ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप बहुत कंफर्टेबल है डायरेक्ट करने के साथ तो आप फटाफट से कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो रिस्क मत लीजिए, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट करने की बजाय 1 2 3 5 4, ठीक है, 4 डायरेक्ट करने के बजाय हम इसको लिखकर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लिखने में। 1 goes to 2, 2 goes to 4 और 3 goes to 3, 4 goes to 5 और 5 goes to 1, मैंने इसकी लिखी है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो 1 goes to 5, 2 goes to 1, 3 goes to 2, 4 goes to 3 और 5 goes to 4, ये हो गए हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए 1 की इमेज 2 है और यहाँ 2 की इमेज 1 है, तो 1 की इमेज 1 आएगी। ठीक है, 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 4 है, 5 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 5 है। तो कुल मिला के मल्टीप्लाई करने पर ये परम्यूटेशन आया है। इस परम्यूटेशन को साइकिल में कैसे लिखेंगे, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 2 है, तो साइकिल बंद। 4 की इमेज 4 है और 5 की इमेज 5 है। अब जो खुद की इमेज होते हैं, जो सेल्फ को मैप करते हैं, उनको हम नहीं लिखते हैं, तो कुल मिला के इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। ओके,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लीकेशन 2 साइकिल का इजी होता है। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट निकालने में है कि आपको श्योर होना चाहिए कि मेरा सही होगा, कंफर्टेबल आप होने चाहिए डायरेक्ट लिखने में। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको लिखने में भी इतना टाइम नहीं लगता है, तो आप इसको लिखकर ही करें, मेरा सजेशन ये है। चांस ना लें, ओके। अपने ओवर कॉन्फिडेंट में गलत नहीं कर देना है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। H1 और H2 दो राइट कोसेट हैं एक सब ग्रुप H के है ना, ये H1 लिखा गया है H के दो सब ग्रुप हैं H1 और H2, एक सब ग्रुप के दो राइट कोसेट हैं। तो उन कोसेट के बीच में क्या रिलेशन होगा? दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, या फिर और का मतलब है या दोनों बराबर होंगे। इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा, यूनियन एम्प्टी होगा, दोनों बराबर भी नहीं होंगे, साथ ही साथ दोनों के क्या होंगे, इंटरसेक्शन भी एम्प्टी नहीं होगा। तो देखिए एक सिंपल सा रिजल्ट है जो बहुत ही फेमस लाइन है ना। अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ी है आपने तो ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। टू कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। टू कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। दो कोसेट या तो आइडेंटिकल का मतलब होता है इक्वल, बराबर होंगे, या फिर डिसजॉइंट का मतलब होता है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा। ये होता है हमारा रिजल्ट कि दो कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। दो कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ये हमारा रिजल्ट होता है। तो ये रिजल्ट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है कि टू कोसेट चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, या तो आइडेंटिकल यानी बराबर होंगे या फिर डिसजॉइंट यानी कि अलग अलग होंगे, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुड, ठीक है। दिस इज द आई थिंक लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। इसमें आप एक नया रिजल्ट सीखेंगे। हमें एक परम्यूटेशन दिया है, हमें उसकी पावर 3 निकालनी है। तो देखिए C की पावर 3 मतलब परम्यूटेशन की पावर 3 निकालने के लिए क्या आप इस परम्यूटेशन को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और वो भी पूरा 7 लेंथ का है? क्या करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली इसके लिए कोई ट्रिक होगी, तभी तो इतना क्वेश्चन पूछा है। तो ट्रिक क्या है? एक रिजल्ट है, रिजल्ट तो नहीं है, ये एक सर्टेन ऑब्जर्वेशन है। मतलब कुछ हमारा ऑब्जर्वेशन पैटर्न अगर बार बार सही निकलता है तो हम उसे जो है जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, रिजल्ट या फिर पैटर्न क्या है हमारा कि अगर मुझे कोई भी सिग्मा दिया है, मान लीजिए जिसका ऑर्डर इस तरह से R1 R2 R3 ऐसे करके हमारे पास पूरा एक n लेंथ का साइकिल है, मुझे उसकी कोई k पावर निकालनी है। तो क्या मैं उसको k बार मल्टीप्लाई करूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी, जितनी पावर निकालनी है उससे एक कम k-1 क्या करूंगी, स्किप करती जाऊंगी। पेन को क्या दिक्कत हो गई? k-1 क्या है, स्किप करती जाऊंगी मैं, और इससे क्या है मुझे आंसर मिलता जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर ही बताती हूं आपको। C क्या है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे क्या करना है, C की पावर 3 निकालनी है। तो 3 से एक कम मतलब मैं दो एलिमेंट स्किप करूंगी, दो एलिमेंट स्किप करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं 1 से शुरू करती हूँ, मैंने 1 को लिखा, 2 को स्किप करा, 3 को स्किप करा, 4 लिख दिया, फिर 2 को स्किप करके 7 लिख दिया, फिर 2 को स्किप करके 3 लिख दिया, फिर 2 को स्किप करके 6 लिख दिया, फिर 2 को स्किप करके मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर 2 को स्किप करके मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब मैं 2 को स्किप करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि हमने शुरुआत में लिखा था। तो जहां से शुरू करा वहीं खत्म हो गए, तो हमारा आंसर आ गया 1473625। 1473625 ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। ओके, देख लीजिए आप। ठीक है, ये रिजल्ट, ये जो है हम एक पैटर्न है जिसको हम कर सकते हैं, जो हमने बताया जितनी पावर निकालनी है उससे एक एक कम स्किप करिए, क्योंकि आज तो 3 पावर पूछी है और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस रिजल्ट के बेस पर 59 54 ऐसी पावर पूछ ली जाए, है ना। ये बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर वो इस कॉन्सेप्ट को पूछना चाह रहे हैं आपसे तो वो 2-3 पावर नहीं पूछेंगे, वो 50 49 48 32 ऐसी पावर भी पूछ सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, उसमें आप कहेंगे मैं इतनी पावर, फिर आपको पैटर्न पकड़ना है, ऑब्वियसली बात है, उसका ऑर्डर देख के फिर जैसे हम करते हैं वो करना है।
वो अगर आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। ये एक मैंने मिक्स्ड सेशन बना दिया था ताकि आप क्या है थोड़ा समझ पाए कि हम किस तरह से क्लासेस में पढ़ते हैं, है ना। और इससे तो मतलब थोड़ा और लेंदी हमारा सेशन होता है, अच्छे टॉपिक वाइज भी हम क्वेश्चन करते हैं। जस्ट फॉर डेमो पर्पस ये था, तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। देखिए ज़्यादा प्राइस नहीं है, 3999 हमारी इसकी प्राइस है। और जो है हमारा एग्जाम में सबसे बड़ी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको कोई भी ढील नहीं देनी है। टाइम हमारे पास अभी के लिए हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा टाइम है ना। 8वां महीना मतलब 30 अगस्त को हमारे पास एग्जाम है, तो हमारे पास अच्छे महीने हैं। क्योंकि थ्योरी आप लोगों ने, मैं जानती हूँ मास्टर्स में भी वही सिलेबस था, बैचलर्स में भी वही था, फिर आपने नेट सेट की तैयारी में साल 1.5 साल भी उसको पढ़ा होगा, तो सिलेबस तो आपको याद होगा। फिर भी स्टूडेंट इसमें रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जो आपको हमारे साथ करना है। तो आप फटाफट से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं कोई भी डाउट हो, और ऐप डाउनलोड करके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप अब हम साथ में कोर्स में ही मिलेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।